हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले लेक्चर में सेल्स पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होते हैं। सेल के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होते हैं, सेल का काम क्या होता है। सेल का काम किसी भी सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखना है। सेल क्या करता है? सेल किसी भी सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखता है, यानी सर्किट में लगातार चार्ज फ्लो को बनाए रखता है। ये काम सेल करता है, यानी सेल किसी भी सर्किट में चार्ज फ्लो को बनाए रखता है। चार्ज फ्लो का मतलब करंट, चार्ज फ्लो का मतलब क्या हुआ? करंट। चार्ज फ्लो से ही हमको मिलती है करंट, यानी जब चार्ज फ्लो होता है तो हमको क्या मिलती है? करंट। यानी सेल का काम है किसी भी सर्किट में करंट प्रोवाइड कराना, किसी भी सर्किट में करंट प्रोवाइड कराना। कौन करता है? ये सेल करता है। सेल किसी भी सर्किट में करंट भेजता है। ठीक है, अब देखिए करंट और साथ ही साथ वोल्टेज। करंट और वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो भी तो सेल ही प्रोवाइड कराता है। ईएमएफ या वोल्टेज हमने बताया था एक ही चीज़ होती है। ईएमएफ किसके पास होता है? सेल के पास। तो सेल का काम होता है किसी भी सर्किट में करंट या ईएमएफ प्रोवाइड कराना। क्लियर? अब देखिए हमारे पास जो सेल होते हैं उनका ईएमएफ या वोल्टेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम होता है। उनका ईएमएफ बहुत ही कम होता है। हमें अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग ईएमएफ और करंट चाहिए होती है। हमें अलग अलग सर्किट में, किसी सर्किट में कम करंट चाहिए होती है, कम ईएमएफ चाहिए होता है, किसी सर्किट में ज़्यादा करंट और ज़्यादा ईएमएफ चाहिए होता है। तो उस हिसाब से अब एक ही सेल तो ये काम कर नहीं सकता। एक सेल के पास तो ईएमएफ फिक्स होगा, किसी एक सेल के पास तो अपना खुद का ईएमएफ फिक्स होगा। हमें कहीं पे ईएमएफ ज़्यादा चाहिए होता है, करंट ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं पे ईएमएफ और करंट कम चाहिए होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम सेल को आपस में जोड़ देते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम सेल्स को डिफरेंट तरीके से, यानी अलग अलग सर्किट्स में यूज करते हैं। जैसे एक टार्च की बात करें तो उसमें सेल्स ऐसे डाले जाते हैं, पहला सेल, उसके ऊपर ये दूसरा सेल, उसके ऊपर ये तीसरा सेल, इस तरह से टार्च में सेल डाले जाते हैं। आपने शायद देखा होगा कभी। और हमारे पास जो अलग जैसे वीडियो गेम वगैरह आते हैं उसमें सेल्स कैसे होते हैं? उसमें सेल्स अगल बगल पड़े होते हैं, यानी पहला सेल दूसरा सेल, यानी आसपास सेल पड़े होते हैं। वीडियो गेम वगैरह में आसपास सेल पड़े होते हैं, जबकि टार्च में क्या होता है? पहला सेल डाल दिया गया, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर तीसरा सेल, इस तरह से डाले जाते हैं। यानी अलग अलग तरीक़ों से सेल अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। अब देखिए किस तरीके से यूज किया जा रहा है, यही तो कॉम्बिनेशन है कि किस तरह से सेल को हम कंबाइन कर रहे हैं। हमें अलग अलग सर्किट में अलग अलग करंट चाहिए होती है, अलग अलग ईएमएफ चाहिए होता है, किसी में करंट कम चाहिए होती है, किसी में ज़्यादा चाहिए होती है। उसी तरह से किसी सर्किट में वोल्टेज कम चाहिए होता है, किसी में ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके बेस पर कि कितनी करंट और कितना वोल्टेज हमें चाहिए, हम सेल को कंबाइन करते हैं। कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हम कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं। सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? बैटरी। क्लियर? अब सेल का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से होता है तो वो तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम कंबाइन करते हैं सेल को। तो सेल का कॉम्बिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आप कॉम्बिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा क्या होता है? तो इन दिस कॉम्बिनेशन द नेगेटिव पोल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द सेकंड सेल, द नेगेटिव पोल ऑफ द सेकंड सेल टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द थर्ड सेल एंड सो ऑन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी सेल होते हैं क्या करते हैं? देखिए कई सारे सेल हमारे पास होते हैं। सेल में आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। मान के चलिए पहला सेल है, तो हम क्या करते हैं? पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। पहले सेल के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, इस तरह से दूसरे के निगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, यानी इसी तरह से आगे सेलों को हम जोड़ते चले आते हैं। पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे के निगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे के निगेटिव को चौथे के पॉजिटिव से, ऐसे हम सेलों को जोड़ते चले आते हैं। अगर इस तरह से सेलों को हम जोड़ेंगे आपस में तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी जब पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पे तुमने आपको बॉक्स में दिखाया है सेल्स हैं, ये सेल हैं, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। इनको बॉक्स में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हर सेल के पास अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया, इसलिए हमने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि आपको ये पता चले कि ये पूरा सेल एक ही है। आप ये मत सोचिएगा कि ये रेजिस्टेंस बाहर है, ये रेजिस्टेंस सेल के भीतर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने आपको 3 सेल दिखाए, आपको जो नहीं 3 ही सेल जोड़ने, आपको बहुत सारे सेल इस तरह से आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे हम मान लेते हैं जितने भी सेल्स हमने जोड़े हैं
सबका ईएमएफ सेम है, यानी एक जैसे सारे सेल हैं, सबका ईएमएफ भी सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं कि जब हम सेलों को इस तरह से कुछ जोड़ें कि पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे के निगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे के निगेटिव को चौथे के पॉजिटिव से, इसी तरह से जोड़ते चले जाएं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ हमने मान लिया कि n सेल्स को हमने सीरीज में जोड़ दिया। ये 3 सेल हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको 3 ही नहीं समझने, आपको मान के चलना है बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं। हमने मान लिया n सेलों को सीरीज में जोड़ दिया और इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ पे हमें करंट चाहिए। हम सेल का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करंट हमें फाइंड करनी है। हम सेल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें करंट फाइंड करनी है। तो जहाँ पे हमें करंट चाहिए, जिस सर्किट में हमें करंट चाहिए होगी, उस सर्किट को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखिए, सेल से जो करंट निकलेगी, किसी भी सेल से जो करंट निकलेगी, मान लेते हैं यहाँ से करंट जो निकली आई, वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से जो भी करंट आई निकलेगी वो यहाँ से होते हुए रेजिस्टेंस के पास आएगी, रेजिस्टेंस के पास से होते हुए सारे सेलों से वापस जाके फिर से निगेटिव में पहुँचेगी। यानी जो भी करंट या जो भी चार्ज निकलेगा वो सारे सेलों से होकर जाएगा। मतलब सारे सेल उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, सारे सेल उसको अपनी अपनी एनर्जी दे रहे होंगे। जो भी चार्ज, जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वो सारे सेलों से होते हुए जाएगी। मतलब सभी सेल मिलकर उस पर फोर्स या एनर्जी लगा रहे होंगे। तो इस तरह से जितने भी सेल हैं वो सबके सब एक्टिव हैं। किसी एक सेल का ईएमएफ ई है तो सारे सेल मिलके उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं? अगर 3 सेल है तो 3E के बराबर, अगर ये 3 सेल हैं तो 3E के बराबर फोर्स उस पर लगा रहे हैं, क्योंकि एक का ईएमएफ ई है। अगर 4 सेल है तो 4E के बराबर, अगर n सेल है तो NE के बराबर इस पर एनर्जी लगा रहे हैं। क्लियर? चलिए, हमने मान लिया इस तरह से मैं n सेल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास n सेल जुड़े हुए हैं और हर सेल का ईएमएफ ई है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल E प्लस ई, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स E प्लस ई डॉट 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 n तक। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? NE। अब देखिए, ये सारे सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इन सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 कहाँ तक? N तक। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? NR हो गया। यानी इन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया NR। लेकिन हमारे पास बाहर से भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी NR प्लस कैपिटल R। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर? अब सेल का काम क्या है? सर्किट में करंट फ्लो कराना। तो सर्किट में करंट कितनी होगी? तो करंट का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। I इक्वल टू होता है V अपॉन R। V क्या है? वोल्टेज। तो यहाँ पे सेल की बात की जा रही है, तो V की जगह हम EMF E लिख देंगे। कितना ईएमएफ है? NE। तो ईएमएफ की जगह हमने NE लिख दिया। और R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? NR प्लस R, NR प्लस R। ये सर्किट में करंट हो गई। क्लियर? अब सर्किट में करंट तो हमने निकाल ली कि इतनी करंट सर्किट में आई। अब इसकी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस का मतलब ये है कि हम ये सेल जिस सर्किट में यूज कर रहे हैं, जिस सर्किट का मतलब ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने लिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कैसा है? वो कैसा मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए हमने ये सारे सेल्स, हमने ये 3 सेल 4 सेल जो भी डाले, मान के चलिए टार्च में डाले। अब वो टार्च का बल्ब जला रहे हैं, 3 सेल मिलकर टार्च के बल्ब को जला रहे हैं। अब आप सोचिए टार्च का बल्ब कितना धीमे चलता है, उसमें हम सेल 3-3 यूज कर रहे हैं। मतलब जो भी धीमे जले या तेज जले, इतनी भी तेज नहीं होता, तो उसमें हम 3-3 सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है? और उसी जगह हम जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, जो भी, उसमें 2 सेल यूज कर रहे हैं, 2 या 3 सेल। हम घर में घड़ी देखते हैं, उसमें 1 ही सेल यूज कर लेते हैं, जबकि वो तो 4-5 महीने तक चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन सेलों को जो यूज कर रहे हैं वो हमारा सर्किट कैसा है। सर्किट कैसा का मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा। जैसे टार्च के बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसीलिए वो धीमे चलता है, उसमें करंट कम पहुंचती है। टार्च के बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। यानी हम जो सर्किट यूज कर रहे हैं, यानी जो रेजिस्टेंस हमने बाहर से अपना यूज कर रखा है, वो रेजिस्टेंस कैसा है? वो रेजिस्टेंस स्मॉल है या लार्ज है? यानी वो रेजिस्टेंस बहुत छोटा है या बहुत ही बड़ा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ को समझिएगा। इसकी 2 कंडीशंस होती है बेटा, इसकी 2 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी 2 कंडीशन? देखिए, हमने जो सेल से करंट फाइंड की उसका तो फॉर्मूला ये था, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, उसका फॉर्मूला ये था। अब इसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि अगर हम जो बाहर का रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं वो रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो, वो रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हो, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? R इज़ वेरी लेस देन NR। यानी बाहर का रेजिस्टेंस अंदर के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो। R इज़ वेरी लेस देन NR। देखिए, जो चीज़ बहुत छोटी हो तो इसको हम छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज नेग्लेक्टेड, आर को हम छोड़ देंगे। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम आर को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, क्योंकि हमने आर को छोड़ दिया, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। देखिए हमने सेल तो जोड़े थे एन यानी बहुत सारे, लेकिन फाइनली जो हमको करंट मिली, उसमें कहीं भी एन नहीं है। ये करंट कितने सेल की है, एक सेल की, ये करंट एक सेल की है, इसमें कहीं भी एन नहीं है। इसका मतलब इतने सारे सेलों को जोड़ने का फायदा ही क्या है, जब करंट हमको उतनी ही मिल रही है। हमने कई सारे सेल जोड़ तो दिए, लेकिन करंट हमको उतनी ही मिल रही जितनी कि एक सेल दे रहा था, क्योंकि इसमें कहीं एन नहीं है। ई केवल एक सेल का ईएमएफ है, स्मॉल आर केवल एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमने सेल तो बहुत सारे जोड़े, लेकिन हमको करंट उतनी ही मिली जितनी कि एक सेल दे रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में इतने सारे सेलों को जोड़ने का क्या फ़ायदा। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाहर से जोड़ा गया रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होगा, तब सेलों को सीरीज में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम कितने भी सेल जोड़ दें, लेकिन हमको करंट एक ही सेल के बराबर मिलेगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अगर एन आर इज वेरी लेस देन आर। अब एन आर बहुत छोटा हो गया, यानी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा हो गया, यानी बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। जैसे टार्च का बल्ब, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको छोड़ देंगे, एन आर को। जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसको छोड़ देते हैं। अब एन आर को अगर छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, एन ई अपॉन आर। यानी ऐसी सिचुएशन में देखिए, जो करंट हमको मिल रही है उसमें एन लगा हुआ है, उसमें एन लगा हुआ है। मतलब जोड़े गए सभी एन सेलों से हमको करंट मिलती है। जितने भी सेल हमने जोड़े हैं, जोड़े गए सभी एन सेलों से हमको करंट मिलती है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इससे हमें पता क्या चलता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाहर से जोड़ा गया लोड रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है, तब हम सीरीज में जोड़ेंगे, तब हम सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा होगा, तब सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ से बेटा हम ये कह सकते हैं कि हेंस when the internal resistance of the connected cells is much smaller, कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो, is much smaller than the external resistance, then the cells should be connected in series to obtain a strong current। यानी सेल को हमें सीरीज में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर से हमने जो लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है। लोड रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे हम सेल की करंट भेजना चाहते हैं। हम अगर सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो किस लिए, उसी करंट फाइंड करने के लिए। और करंट फाइंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो करंट हमें भेजना होगा, यानी उस करंट का कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो जहाँ पे करंट को हम भेज रहे हैं वो रेजिस्टेंस कैसा है। अगर वो रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, अगर वो रेजिस्टेंस इन इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा तो हम सेल को सीरीज में जोड़ेंगे। अगर वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा तो सेल को सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। क्लियर।